गुड मॉर्निंग सभी को। मैथ में 4.2 चल रहा है। आज तीसरा सवाल होना है। कल दूसरा हमने आप लोगों के लिए कहने के लिए दिया था, तो आज तीसरा सवाल स्टार्ट होना है। जो मैथ के सवाल हो रहे हैं इनमें आपके सवाल सबसे इजी मेथड से हो रहे हैं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे जितने भी सवाल होंगे आपके बहुत ही सरल विधि से आपके होंगे। और आपको डाउट वैसे तो होगा नहीं, यदि कहीं पे हो भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ध्यान से देखें। हमारा तीसरा सवाल है 4.2 का। वो है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बात कही गई है दो संख्याएं ज्ञात करना है और जिनका योग 27 हो। कहने का मतलब है यदि x और y हम दो संख्याएं लेंगे और इनका योग यदि 27 आता है तो हम कहेंगे यदि पहली संख्या हमें पता हो, मतलब कि पहली संख्या यदि x की जगह 10 है तो y बराबर हमें मान निकालने के लिए 10 को इस साइड भेजना पड़ेगा, माने y बराबर 27 माइनस 10। तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या जो होगी वो 17 होगी। यदि पहली संख्या का हमें पता है कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि 17 होगी, क्योंकि दो संख्याओं को जो योग है वो है यहाँ पे 27। इससे हमें पता चल जाएगा कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या 17 होगी। आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बात फिर से बता दे रहे हैं कि जो बात कही है उसने ये कहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है। आपको संख्याएं नहीं बताई गई हैं, केवल इतना बताया गया है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 27 है। तो हमने मान लिया एक x मानी थी सबसे पहले, एक y, और x और y दोनों का योग बराबर माना 27। अब यहाँ पे और आगे देखा जाए तो हमने आगे मान लिया x बराबर मान लिया एक 10, मतलब कि हमें x पता चल गई, जो संख्या x थी वो पता चल गई, वो मान ली हमने 10। हमारी x 10 है तो हमें निकालना कि y कितनी होगी। तो हम y निकालने के लिए 10 को इस साइड भेजेंगे, 27 में से 10 घटाएंगे, आपका आ गया 17, मतलब कि y का मान जो है वो है 17। तो हमें दूसरी संख्या भी पता चल गई है। इसी प्रकार से इसमें आपको देखना है, इसी प्रकार से इसमें देखना है कि उन्होंने दो संख्याओं की बात कही है तो हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या जब हम ज्ञात कर रहे थे तो हम x को इस साइड ला रहे थे और एक माइनस में कर रहे थे। मतलब कि देखा जाए हम दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x, क्योंकि हम 10 यहाँ पे 27 में से 10 घटा रहे थे तो हो गई 27 माइनस 10। लेकिन वहां पे अंक था तो घट रहा था, लेकिन यहाँ पे अंक नहीं है तो हमने x को ही घटा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या है। हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। उसने आगे कहा है कि इनका गुणनफल जो है वो है 182। देखते हैं प्रश्नानुसार देखते हैं। उसने कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं और इनका गुणनफल है 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल किया, गुणा किया, बराबर कितना है 182। इसको हल कर लेंगे। x का गुणा 27 में होगा तो होगा 27x, माइनस x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर होगा, बराबर 182 रहेगा। आगे देखेंगे इस 182 को इस साइड लाएंगे तो इसको सीधा लिख के देखते हैं, होगा माइनस x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। माइनस का भाग दे देंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का
27x प्लस का 182 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये क्या बनेगा, एक गुणनखंड विधि से कहने वाला एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। आप इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके देख सकते हैं। 182 गुणा में चाहिए, जोड़ने और घटाने में चाहिए हमें 27। ऐसी संख्या आपको सोचना पड़ेगी कि जिसका जोड़े या घटाना किया जाए तो आना चाहिए 27 और उनका गुणा किया जाए तो आना चाहिए 182। हमें देखना है तो हम देखेंगे 14 गुणा 13 करेंगे तो आएगा 182 और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 27। तो हमें जो संख्या प्राप्त हो गई है वो हो गई है 14 और 13। तो देखते हैं जो पहले वाली संख्या होती है वो सेम लिखते हैं, लास्ट वाली संख्या को भी सेम लिखते हैं बराबर 0। जो बीच वाली संख्या है उसको लिख लेंगे 14x और इसको लिख लेंगे 13x। दोनों हमने माइनस में संख्याएं रखी हैं, क्योंकि माइनस में संख्याएं इस वजह से रखी हैं क्योंकि ऊपर वाला जो 27 है ये भी माइनस में है, इस वजह से हमें नीचे वाली संख्याएं भी माइनस में रखनी पड़ी। नीचे वाली भी माइनस में रख ली हैं हमने। आगे नीचे देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस यहाँ पे बचेगा 14, तो हो गया x माइनस 14। इन दोनों में से भी कॉमन लेके देखते हैं, इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉमन आएगा -13 और यहाँ पे बचेगा x और माइनस का प्लस में भाग जाएगा तो माइनस आ जाएगा और 13 का भाग जब हम 182 में देंगे तो आएगा हमारा 14 बराबर 0। इतना आपको पता चल गया है। आगे हम देखते हैं, आगे करते हैं। ये दोनों सेम हो गए हैं, जब सेम दोनों हो जाते हैं तो इनको हम अलग से लिख लेते हैं और जो बची संख्या है ये x बचा, यहाँ पे 13 बचा, तो हम इनको अलग लेते हैं x माइनस 13 बराबर में रखेंगे 0। एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे। तो एक बार हम x माइनस 14 बराबर 0 मानेंगे तो हमारा x बराबर निकल आएगा 14 और दूसरी बार हम x माइनस 13 बराबर 0 मानेंगे तो हमारा x बराबर निकल आएगा 13। तो हमारी दोनों संख्याएं हैं वो पहली संख्या हो गई 14 और दूसरी संख्या हो गई 13। नीचे कह सकते हैं अतः दोनों संख्याएं 13 व 14 हैं। क्या है, 13 व 14 है। तो हमारी दोनों संख्याएं हैं प्राप्त हो गई हैं और जो इसका तीसरा सवाल है वो भी हो गया है। अब आगे हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है इसका, इसमें कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग होना चाहिए 365। हम आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो होते हैं x, x+1, x+2। आप पिछले सवाल में ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांकों की क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात की गई है तो हम लिखें 2 माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे एक x और दूसरा x+1, x+1 है। 2 हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिए, एक मान लिया x और दूसरा मान लिया x+1। जब 2 पूर्णांक हमें प्राप्त हो गए हैं तो उन्होंने कहा है कि 2 पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365 है। हम लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार चलने पर उन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं के जो 2 पूर्णांक मिल गए हैं इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो 365 है। तो हम दोनों का वर्ग करेंगे, x का भी वर्ग कर दिया प्लस
x प्लस 1 का भी वर्ग कह दिया बराबर 365। दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग हो गया वो कितना हो गया 365। इसका हम वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 पे होल स्क्वायर बराबर, आपको फॉर्मूला पता है कि एक्स प्लस 1 इसको मानते ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में x मानेंगे ए की जगह और 1 मानेंगे बी की जगह, मान रख लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2a b प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं बराबर। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, आगे और देखते हैं। जो है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 को इस साइड लाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के होंगे 364 बराबर 0। 365 में से जो 1 घट गया है तो आएगा 364। इसमें सब में 2 का भाग दे देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। अब पिछले ही सवाल जैसा हमें इसमें करना है, गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करने पर इसके जो मान हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। दोनों संख्याओं के जो मान हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तुम देखते हैं गुणनखंड विधि से आगे। आपको पता है जो आपको गुणा करने में चाहिए वो चाहिए 182 और जोड़ने घटाने में आपको चाहिए x मतलब कि 1। तो अभी हाल हम जो पिछला सवाल किया था हमने, उसमें हमने देखा था कि जो जोड़ने घटाने में आपके 27 आ रहे थे, लेकिन यदि उसको उन संख्याओं को घटाया जाए तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा और गुणा उनका 182 ही था। आप पिछला सवाल ध्यान से देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से जी आ गया पहला एक्स स्क्वायर, जो माइनस का x हमें चाहिए, प्लस का x चाहिए था तो हमने प्लस का 13x कर लिया और प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें कॉमन में आ रहा है x, तो हमने x कॉमन ले लिया है और कॉमन x ले लिया है तो हमें यहाँ पे बचा x, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था तो अंदर खाली x बचा रहा, यहाँ पे प्लस 14 बचे रहे। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस x और यहाँ पे प्लस बचेगा 14 बराबर 0। माइनस का भाग माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 13 का भाग 182 में जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गए हैं तो इनको एक साइड लिख लेंगे x प्लस 14 और जो बचे रहे वो है x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इनके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इनके बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 लेंगे तो ये इस साइड जाएगा तो x बराबर होगा माइनस के 14 और जब x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर होगा 13। तो हमारे जो धनात्मक पूर्णांक हैं वो ज्ञात हो गए हैं। एक माइनस का मान है जो माना नहीं जाएगा, ओनली प्लस का मान माना जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, माइनस के पूर्णांक ज्ञात नहीं करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक 13 है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया है 13, तो 2 क्रमांगत होंगे, एक तो x बराबर 13 है ही और दूसरा था x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो एक आपका जो पूर्णांक है वो 13 हो गया है, एक हो गया है आपका 14। आपके दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं वो ज्ञात हो गए हैं, एक 13 और एक 14। यदि आपको यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है तो बगल में लिख के देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एक हो गया जी x और दूसरा हुआ आपका x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो आपके दोनों जो पूर्णांक हैं वो ज्ञात
हो गए हैं। हमारा चौथा सवाल भी हो गया है। अगला सवाल है चौथा। तीसरा सवाल आपका हो गया है, आप लोग नोट कर लिया करें। पांचवा सवाल है, वो है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किसी समकोण की बात की गई है, आपको समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा। तो यह क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है जो कोण होता है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है जे वाली, वो कहलाएगी कर्ण, नीचे वाला होगा आपका आधार, बगल वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब। तो समकोण त्रिभुज में ABC समकोण त्रिभुज हो गया। ABC जो समकोण त्रिभुज हो गया है, और इसमें जो कोण B है वो 90 डिग्री हो गया है, समकोण हो गया है। मतलब जो 90 डिग्री का होता है वही समकोण कहलाता है, और नीचे वाला आपका आधार, बगल वाला आपका लंब। तो हमारा जो समकोण त्रिभुज बन गया है, इस समकोण त्रिभुज में आपसे उस क्वेश्चन ने कहा है कि आधार जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माने जो ऊंचाई मतलब कहा जाए जो लंब है, जो लंब वो आधार से नीचे वाले से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हमें आधार मानना चाहिए। आधार यदि हमें पता चल जाएगा तो हम बता सकेंगे कि जो उसका लंब होगा वो क्या होगा। उसने आपसे कहा भी है कि जो आधार है, आधार से जो लंब है वो माने ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें आधार मानना पड़ेगा। हम यहाँ मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x। तो हमने समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x मान लिया है। अब हमें लंब मानना है। तो लंब बराबर लंब होगा आपका x - 7। लंब क्या होगा आपका x - 7, क्योंकि उसने आपसे कहा भी है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई हमने आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर ली है। आगे आपसे कहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण का मान दे दिया है उसने, कर्ण बराबर है 13, कर्ण बराबर दिया है 13। तो अन्य जो लंब और आधार है जी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करने के लिए हमें पता है जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिससे हम जो ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज जो है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें आपको कर्ण दिया गया है, कर्ण है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर आपका लंब जो है वो है x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार जो है, आधार है आपका x का स्क्वायर। इसका हम वर्ग कर लेंगे सबका। तो वर्ग करने पर हमें पता चलेगा कि जो 13 का वर्ग होता है वो होता है 169 बराबर x - 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
हम फॉर्मूला आपको पहले बता चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में इसमें मान रख लेंगे, हमारा मान होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साथ में है ही। आगे देखते हैं 169 बराबर, यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे माइनस 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा प्लस 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर है ही। इसको इस साइड लाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 14 एक्स और जे प्लस के 49 और माइनस का हो जाएगा 169 बराबर 0। दो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 120 बराबर 0। 2 का भाग भी दे सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स माइनस के 60 बराबर 0। अब इसको हम आगे कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में आपको पता है कि इसमें जो हमें जोड़ने घटाने में चाहिए वो 7 चाहिए और गुणा करने में हमें चाहिए 60। जोड़ने घटाने में 7 और गुणा करिए में 60, तो ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया तो 7 बचा। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स होगा प्लस का 5 एक्स होगा माइनस का 60 है ही बराबर 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस के आएंगे 5 कॉमन, यहाँ पे बचे x माइनस 12 बराबर 0। आपके दोनों जो सेम संख्याएं हो गई हैं। यदि सेम संख्याएं हो जाती हैं तो जी हम एक्स्ट्रा में अलग से लिख लेते हैं, तो x माइनस 12 और जो बची हुई संख्या हैं x और प्लस 5 ये अलग से लिख लेंगे बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x बराबर 0 लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो हमारा x बराबर निकलेगा 12, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे x बराबर आएगा माइनस 5। अब हमें जो कर्ण है और आधार जो लंब और आधार हमें ज्ञात करना है, तो हमें x का धनात्मक मान मानेंगे, ऋणात्मक मान नहीं मानेंगे। तो धनात्मक मान मानने पर हमें पता है जो x बराबर निकला 12 और जो हमारा कर्ण यहाँ पे आधार है, जो आधार बराबर था x, तो आधार निकल आया आपका 12, और जो लंब था आपका लंब बराबर आपका है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 5। तो आपका जो लंब आया वो 5, आधार है 12 और कर्ण आपको दिया ही था 13। तो आपकी दोनों संख्याएं हैं, जो दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। ठीक है, तो अपना जो 5वां सवाल है वो 5वां सवाल हो गया है। पांचवा सवाल खत्म हो गया है। छठवां सवाल देखते हैं। 4.2 में 6 सवाल हैं, जिसका लास्ट सवाल रह गया है। आज 4.2 खत्म हो जाएगा। छठवां सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ वेतनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ वेतन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए वेतनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब कि उसने कहा है कि जो एक प्रतिदिन जो वेतन निर्माण होते हैं या एक किसी दिन निर्माण जो वेतन हुए वो उस दिन से निर्माण वेतन के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्माण वेतनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नंग की हमें लागत ज्ञात करनी है।
और निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे छठवां है माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। हमने मान लिया कि जो निर्माण किए गए बर्तन हैं उनकी संख्या x है और जो प्रत्येक दिन का लागत मूल्य है, प्रत्येक दिन का लागत मूल्य जो है वो उन्होंने कहा है कि इसका जो प्रत्येक दिन का देखा गया है कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। कितनी है? दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक हो गई है। 2x + 3 दुगना कर दिया, फिर उसमें 3 जोड़ दिया। तो प्रश्नानुसार प्रश्न ने आपसे कहा है कि जो कुल लागत मूल्य है वो है आपका 90 रुपये। तो कुल लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें कुल जितना मूल्य जितने रुपए हमें लग रहे हैं उतने, और जितने कुल संख्या है वो उनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो 2x + 3 = 90। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x² + x का गुणा 3 में करेंगे 3x = 90। 90 इस साइड लाएंगे तो 2x² + 3x - 90 = 0। तो आपका ये समीकरण बन गया है। इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें गुणा करने में चाहिए 180 और जोड़ने और घटाने में हमें चाहिए 3। गुणा करने में 180 और जोड़ने घटाने में हमें 3 चाहिए। तो इसके लिए जो पहले वाली संख्या है उसको सेम लिखते, लास्ट वाली संख्या को भी सेम लिखते, और इसमें 15 × 12 करेंगे तो हमारा 90 आएगा, और उसमें से घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा बराबर 15x - 12x। इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारा कॉमन आएगा जो x आएगा कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस यहाँ पे बचेगा ओनली 15। और अब यहाँ पे हम जो कॉमन लेंगे वो यहाँ पे कॉमन लेंगे 12x - 90। 12x - 90 में से हम कॉमन जो लेंगे तो हम यहाँ पे ले लेंगे 12x प्लस इसमें से हमें कॉमन जो लेंगे वो संख्या है वो संख्या है 6 ले लेंगे। इनमें 6 का भाग जा रहा है तो 6 - 6 कॉमन ले लिए तो 6 दूना 12 2x और माइनस माइनस प्लस 15 छक्के 90 15 बराबर 0। ये दोनों सेम हो गए हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x प्लस 15 और दूसरा जो है वो है x माइनस 6 दोनों के बराबर 0। एक बार हम इसके बराबर 0 ले लेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर आपका आ जाएगा -15/2। और दूसरा जो है हम इसके बराबर 0 ले लेंगे। दूसरा जो है वो है हम x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमारा निकल आया है 6। दोनों बार हमारा मान एक बार निकल आया है +6 और एक बार निकल आया है -15/2। तो हम जो 15/2 है इसको अमान्य मानेंगे और जो x बराबर मान 6 है इसको मान्य मानेंगे। तो हमारा जो बर्तनों की संख्या है वो निकल आई है। अब एक दिन का लागत मूल्य निकाल लेंगे। लागत मूल्य बराबर होगा अपना लागत मूल्य बराबर था 2x + 3। तो यहाँ पे 2 गुणा x का मान 6 + 3 तो 6 दूनी 12 और 3 15। जो लागत मूल्य हमारा हो गया है 15 हो गया है और जो बर्तनों की संख्या है वो 6 हो गई है। तो हमारा जो 4.2 अध्याय है ये खत्म हो गया है। अब हम आगे कल 4.3 अध्याय देखेंगे। 4.3 अध्याय कल हम स्टार्ट करेंगे।
आप लोग 4.2 तक रिवीजन अपना करें और वीडियो कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद आप लोग फिर उसको नोट करें और नोट करने के बाद आप लोग फिर से एक बार वीडियो देखें, जिससे कि आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो सवाल हैं कैसे समझ में आ रहे हैं या सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं या कुछ डाउट हैं आपके। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोज जो प्रतिदिन वीडियो डालते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी ज़रूर दें। आज के लिए क्लास इतनी ही, कल फिर आगे देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।